राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। एक व्यक्ति पेड़ के सहारे दीवार कूदकर सुबह लगभग 5:50 पर संसद भवन में घुस गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए अपने उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा के बाढ़ प्रभावित लिलवारा गांव के साहसी गिरिराज को नया ट्रैक्टर भेंट कर अपना वादा निभाया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद 2 अक्टूबर को नागपुर के रेशमबाग मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री विजयदशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं वे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। खेल में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य सरकार ने खेल विभाग में बम्पर बहाली का रास्ता खोल दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में 12वीं छात्रों को प्रवेश देने से रोकने के लिए अत्याधुनिक प्रवेश प्रणाली लगाने को लेकर घमासान शुरू हो गया। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में एक साथ 3 नए मेट्रो खंडों का एक दिन में रिकॉर्ड करीब 14 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर सुबह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की एक पाइपलाइन से गैस रिसाव होने की खबर सामने आई। दिल्ली एनसीआर में बादलों की लुकाछुपी के बीच सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर होते होते मौसम ने करवट बदली और कई जगह पर बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विष्णुपद मंदिर की भूमि को नमन किया और कहा कि गया जी की धरती अध्यात्म और शांति की प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने गया जी की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की भावना का सम्मान करते हुए इस शहर को सम्मान पूर्वक गया जी कहा जाएगा। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार के प्रयासों को गया जी के तीव्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर अपने विचार साझा किए। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों,
मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं। यानी गरीब परिवारों की भी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है। साथियों, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को अपना पक्का घर दिया है। यानी इस बार इन परिवारों में दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। मैं अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इतना बड़ा काम करने के लिए वो यहां पधारे। और इसके अलावे भी आज यहां के बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आज आए हैं, यहां भी करने जा रहे हैं और वहां भी करने जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहां क्या हालत था, बुरा हाल था। तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहां सभी इंतजाम करा दिए गए। अब गया जी में फल्गु नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं, गया था और उसके बगल में कई चीजों को लिखवा रहे थे हम, और उसका नाम हम गया जी दे रहे थे। और उसी के बाद केंद्र के साथ आया हम लोगों को यहाँ पर आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई गया है तो गया को गया जी होना चाहिए। तो तत्काल हम लोगों ने गया को गया जी कह दिया है। आज यही सब देख करके तो हम लोग तो कर ही रहे थे आप लोगों को, लेकिन शहर का नाम गया ही था, तो अब गया का भी नाम गया जी हो गया अब सब दिन के लिए। तो अब एक तरफ बोध गया है और एक तरफ गया जी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमले के बाद पहली बार किसी आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत की। नई दिल्ली के परिधान केंद्र गांधीनगर में आयोजित वस्त्रिका कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यमुना पार को दिल्ली के विकास की धुरी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यमुना पार के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात पर बधाई दी और कहा कि यह लोगों की जिंदगी को और सुविधाजनक बनाएगा। इस मौके पर उन्होंने पानी और सीवर लाइनें बिछाने, साथ ही पार्किंग समस्या वाले इलाकों में मल्टीपल पार्किंग बनाने की भी घोषणा की। मुझे सच में बहुत प्रसन्नता है गांधीनगर के मेरे भाई बहनों के बीच में पहुंच के। मैं चाहूंगी इतनी हुमस भरी गर्मी में भी खड़े खड़े पूरी जनसभा
अटेंड करने वाले मेरे आप सभी भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई। यहां आने से पहले ही अधिसूचना जारी करके आई हूं, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए ये है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूं, केवल फाइल बनवाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूं आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में डीटीसी बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनकी क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है। उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो दी जाएगी और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूं कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं, मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। केवल आज गांधीनगर मार्केट को मैं जो कहना चाहती हूं, आपके 50 साल पूरे होने पर दिल की गहराई से आपको बधाई और अभिनंदन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात कर उनके समर्थन का ऐलान किया। नामांकन दाखिल करने के बाद रेड्डी ने केजरीवाल से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी का निष्पक्ष और प्रेरणादायक न्यायिक रिकॉर्ड उन्हें इस उच्च संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। जस्टिस रेड्डी जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और आज जो देश के
हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव हैं उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं, ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को मैं इन्हें बधाई भी दूंगा। जस्टिस साहब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु हैं, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए एक तेलुगु प्राइड का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे तेलुगु समाज के लिए ये बहुत प्राइड का मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट देंगे। केजरीवाल जी उनके नुमाइंदे को मीटिंग में भेजे थे, संजय सिंह साहब को। वहाँ पे सपोर्ट मेरे कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर करे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आई हैव कम हियर टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड फॉर हिज ग्रेशियसनेस टू सपोर्ट माय कैंडिडेचर। अभी केजरीवाल जी जो बताए थे, यही बात मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं सदस्य नहीं हूँ। और उपराष्ट्रपति की जो ऑफिस है वो पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है, काफ़ी लोगों को गलत फहमी है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस which is required to be independent and autonomous, impartial, which are the qualities of a judge. And that's the reason why I have accepted the request made by some of friends and ably supported, endorsed by a veteran leader like Sri Arvind Kejriwal ji. I have come here to express my gratitude as he extended his solidarity and provoked all of us to think afresh as to what is happening in this country and what are the challenges ahead which we will be required to face. I am going to be one among them of the concerned citizens of this country, not associated with any political party. धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि एनडीए और एआईएडीएमके का गठबंधन सिर्फ राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि तमिलनाडु के विकास का नया मार्ग है। भाइयों बहनों, अभी लोकसभा में मोदी जी ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा। पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बिल? कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्ष वाले पूछते हैं क्या जरूरत है ये बिल की? मैं आज कहने आया हूं, डीएमके के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी जी और सेंथिल बालाजी 8-8 महीने तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? ये डीएमके वाले 130वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ब्लैक बिल कहते हैं। ये डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे करप्ट सरकार है। टेस्टमैक्स स्कैम, सैंड माइनिंग स्कैम, बीजीआर स्कैम, ईएलटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्कैम, नोबल स्टील का स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, रेड सेंट स्मगलिंग स्कैम और मनरेगा में गरीब तमिल भाइयों बहनों का पैसा भी ये डीएमके एंड कंपनी खा गई। आज यहां पर दक्षिण तमिलनाडु के 28 विधानसभा क्षेत्र के 7,987 बूथों के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। मैं आप सबके सामने कहने आया हूं कि 2024 के लोकसभा में हमारे एनडीए गठबंधन को 18% वोट शेयर मिला था। दोनों का टोटल करते हैं तो लगभग 39% वोट एनडीए का होता है। एनडीए का एआईडीएमके के साथ गठबंधन केवल राजनीतिक समझौता नहीं है, तमिलनाडु के विकास का एक नया रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां पर भी चुनाव लड़ती है, जीतती है, वो चुनाव का श्रेय हमारे बूथ के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जाता है। हमने केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे सभी सहयोगों को चुनाव जिताने के लिए काम करना है। अभी अभी मोदी जी ने लाल किले से जीएसटी के सुधार की बात की है। मोदी जी के जीएसटी सुधार आने के बाद आम आदमी के उपयोग की काफी चीजों में भयंकर टैक्स कम होने वाला है। मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए से युवाओं के रोजगार की शुरुआत की है, इसके योजना की घोषणा की है। भाइयों बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये 28 विधानसभा के कार्यकर्ता आज यहां है। आप सभी को कहना चाहता हूं, नयनार नागेंद्र जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में यहां पर तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बने, इसका समय आ गया है। आज से लेकर चुनाव तक अपनी कमर कस ले और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विजय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हो।
जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल प्रगति और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समुचित उपयोग से कराधान, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे सामने बैठे वो सभी भाई और बहन जो इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आए हैं, और आप जिस तरह से समाज में एक आर्थिक मजबूती का काम कर रहे हैं, ऐसे आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मैं मित्रों इतना कहना चाहता हूं कि आज के ऐतिहासिक सम्मेलन का मुख्य विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ICAI GPT का सफल शुभारंभ निश्चित रूप से एक युगांतकारी परिवर्तन भी है और मील का पत्थर भी है। आने वाले समय में हम किस तरह से इसको और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, यह दुधारी तलवार भी है। हम उसका उपयोग करना ठीक प्रकार से अगर करेंगे तो फायदा भी देगा, और इसके साथ ये भी है कि ये एक क्रांतिकारी कार्य भी है, क्योंकि हमको सरलता भी प्रदान करता है, समय की बचत भी करता है। तो इस बारे में भी हमने सोचना है। जो हमारे काम करने के तरीके, सोचने के अंदाज और जीवन यापन के तरीके बदल रहे हैं, और बदलते हुए युग में भारत में AI क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। ये तकनीकी भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करने वाला है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया AI मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय निरंतर कार्य कर रहा है। नई AI और मशीन लर्निंग पॉलिसी काम कर रही है, और आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें पायदान पे था, 5वें पायदान पर आए, आज हम 4थे पायदान पे हैं, और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी शक्ति बनेंगे। ये भी उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से वो राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू फैला रहे हैं, उनसे भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा हमने राइजिंग राजस्थान किया, और वो राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के ज्यादा के हमारे MOU हुए। उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण यह है कि राजस्थान में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा अगर हम कहें माइनिंग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, और हमारे यहां तो सूर्य भगवान की कृपा रहती है, इसलिए विंड और सोलर के लिए भी हमारी हवा और सूर्य नारायण की कृपा है। उस क्षेत्र में भी हम आगे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी गुंजाइश है, और मैं कभी कभी कहता हूं कि राजस्थान देश नहीं, क्योंकि देश में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ही, लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत हैं। हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, और आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के आप पुरोधा हैं, अर्थव्यवस्था में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी प्रदेश हो या देश हो आगे नहीं बढ़ सकता। और आप इस काम को हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि आप जब देखते हैं तो आपके संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे प्रदेश के भी हैं, हमारे प्रदेश के बाहर के भी हैं, जो अपने अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम कर सकते हैं। माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमने सिंगल विंडो से लेकर के अनेक सुविधाएं हमने लगातार हम दे रहे हैं, और इसलिए आपने देखा कि 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे MOU हुए थे, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले महीने में हमारे और जमीन पर आने वाले हैं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।